हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स गाइड में, जिसमें हम इग्नू के एग्ज़ाम चले हुए हैं उनकी प्रिपरेशन कराते हैं। बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स से बीकॉम, एमए इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एमकॉम के सब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो आप जो भी जिस भी एग्ज़ाम के लिए कमेंट्स करते हैं मैं उसी की प्रिपरेशन कराती हूँ। वैसे मेरा टारगेट है कि मैं आपको सभी एग्ज़ाम की कराऊँ, क्योंकि मैंने एमए भी किया हुआ है और एमकॉम भी किया हुआ है, तो मेरे को दोनों सब्जेक्ट की नॉलेज है। तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। मेरा टारगेट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन निकाल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसके टॉपिक रिवाइज कराओ, ताकि बच्चा जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक पूरे साल, क्योंकि इग्नू में क्या होता है बहुत सारे बच्चे जॉब करने वाले होते हैं, तो उनके लिए हेल्प हो सके। ठीक है, तो मैं उनकी हेल्प के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और सपोर्ट करना, ताकि मैं नेक्स्ट चैनल के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट हो सकूँ और अगली और अच्छे कंटेंट रेडी करके आपको देती रहूँ। ठीक है, और आपकी हेल्प करती रहूँ। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल मार्केटिंग। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केटिंग वर्सेस डोमेस्टिक मार्केटिंग। देखो, इंटरनेशनल का मतलब होता है कि देश के अंदर और बाहर दोनों। ठीक है, और जो हमारी डोमेस्टिक होती है वो देश के अंदर होती है। ठीक है, घरेलू। जब बिजनेस ट्रांजैक्शन एक देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को क्रॉस करके मल्टीपल फॉरेन नेशंस को कंज्यूमर तक रीच करता है, तो क्या होता है, हमारा अनकंट्रोलेबल डायनेमिक फोर्सेस होते हैं, जैसे ट्रेड बैरियर्स वगैरह आते हैं, उसमें फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन होता है, डिस्नेट कल्चर्स होते हैं, एनकाउंटर होती है। ठीक है, तो ये हमारे इंटरनेशनल मार्केट में आता है। जैसे अमूल है, जब इंडिया में मिल्क और बटर सप्लाई करता है तो वो डोमेस्टिक मार्केटिंग है, सेम रूल्स सेम कल्चर। लेकिन जब अमूल अपनी आइसक्रीम और चीज़ यूके यूएस यूएई मार्केट में के सिस्टम में एक्सपोर्ट करता है, तब उसे अलग क्या होता है, फूड रेगुलेशन, एफडीए रूल्स और प्राइसिंग सेटअप फ्लो करना पड़ता है। यही इंटरनेशनल मार्केटिंग होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिलिंग, आईपीएलसी। ये होता है, जैसे कॉन्सेप्ट कहता है रेमंड वेनन के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी क्या कहते हैं कि ड्रेवन प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में स्टैंडर्ड 4 स्टेज शिफ्ट से पास होते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और क्या होता है, डिक्लाइन। इस प्रोसेस में प्रोडक्शन हाई इनकम कंट्री से रोटेट होकर लो कॉस्ट डेवलपिंग कंट्री में शिफ्ट हो जाती है। मेरा गला थोड़ा ख़राब है, थोड़ा कोल्ड हो रखा है, लेकिन मेरे को आपके लिए वीडियो बनानी थी क्योंकि कल का आपका एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा अगर आवाज़ में थोड़ा सा वो लगे तो एडजस्ट कर लेना। ठीक है, रियल लाइफ कॉर्पोरेट एग्जाम्पल है स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक है। जो जब पहले कंप्यूटर या प्रीमियम मोबाइल आए तो उनके इंटीग्रेशन और इन्वेंट्री सिर्फ यूएस जापान में क्रिएट होता था। ठीक है, इंट्रोडक्शन, जब वर्ल्ड वाइड डिमांड बढ़ती और एक्सपोर्ट शुरू हुआ, ग्रोथ हुई, उसे क्या कहते हैं हम, ग्रोथ। ठीक है, जब मतलब डिमांड बढ़नी स्टार्ट होगी और एक्सपोर्ट करने लगे हम अदर कंट्री में भी, तो वो ग्रोथ हो गई। और उससे पहले क्या था, लोग कोई चीज़ इंट्रोड्यूस की थी वो तो इंट्रोडक्शन में आई थी। तो कॉस्ट ऑप्टिमाइज करने के लिए फैक्ट्रीज लगाई गई, तो वो क्या होगी, हमारी मेच्योरिटी। और आज प्रोडक्शन कंप्लीटली इंडिया, चाइना, वियतनाम में शिफ्ट हो चुका है और यूएस खुद वहाँ से इंपोर्ट करता है, तो ये क्या हो गया हमारा डिक्लाइन एंड इम्पोर्ट बैक स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉरेन मार्केट एंट्री मोड। इसमें फ्रेंचाइजीज होती है, फ्रेंचाइजिंग लेना और लाइसेंस लेना। ठीक है, तो लाइसेंस पता है आपको, एक कंपनी दूसरे देश का जो मैन्युफैक्चर को अपना पेटेंट, ट्रेडमार्क या टेक्नोलॉजी यूज़ करने का एक्सेस देती है और बदले में क्या लेती है, मतलब रॉयल्टी चार्ज करती है उसके ऊपर। ठीक है, और फ्रेंचाइजी क्या होती है, एडवांस ऑपरेशनल मोड, जहाँ ब्रांड नेम का साथ पूरा बिजनेस डिलीवरी फॉर्मेट, रॉ मटेरियल, स्टैंडर्ड और सर्विसेज सिस्टम फॉरवर्ड किया जाता है। लाइसेंसिंग का एग्जांपल है, जैसे इंडिया में टेक्सटाइल फैक्ट्रीज है। ठीक है, डिज्नी से लाइसेंस लेकर और मिकी माउस करेक्टर अपनी क्या करता है, अपीयरल पर प्रिंट कराती है। ठीक है, और फ्रेंचाइजी क्या होगी, जैसे मैकडोनल्ड है और डोमिनोज है, इनका क्या है, ग्लोबल आउटलेट होता है, जो लोकल एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, पर एग्जीक्यूशन यूएस क्वालिटी रूल्स पर होता है। ठीक है, क्योंकि टेस्ट भी तो चाहिए ना, टेस्ट अगर सेम नहीं होगा तो कौन जाएगा मैकडोनल्ड। वैसे तो कोई भी बर्गर बना सकता है, कोई भी पिज़्ज़ा बना सकता है। तो ये कहते हैं कि फ्रेंचाइजी लो, हम आपको फ्रेंचाइजी दे देंगे, लेकिन जो मतलब चीज़ें जो यूज़ होएगी ना, वो हम जो बताएंगे हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग होएगी। ठीक है, ऐसी होती है फॉरेन मार्केट। ठीक है, इसके बाद आता है स्ट्रेटेजिक एंड एलियंसेस ऑफ द
अलायंसेस ऑफ द जॉइंट वेंचर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जब दो अलग अलग सॉवरेन नेशन की कॉपरेशन एसेट्स इंटीग्रेशन करती है और एक थर्ड सेपरेट एंटिटी क्रिएट करती है, तो ये सब इम्पोर्टेंट होता है कि जब टारगेट कंट्री में हाई पॉलिटिकल रिस्क हो या लोकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉस रिजिड हो। ठीक है, जैसे रियल लाइफ में ले तो इंडिया में क्या होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बूम का टाइम है। ठीक है, कि टाइम जापान की सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने इंडिया गवर्नमेंट लोकल सेटअप के साथ जॉइंट वेंचर करके मारुति सुजुकी को लॉन्च किया था। और जो सुजुकी ने हाई एंड जापानीज टेक्नोलॉजी इंजेक्ट की और मारुति ने इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और कंज्यूमर माइंड स्पेस हैंडल किया, जिससे एंट्री रिस्क मिनिमम हो गया। ठीक है, तो यही होता है, कोई भी प्रोड्यूस यूज़ करते हमेशा ये नहीं है कि सारी चीज़ें एक ही कंट्री करती होती है। वो क्या होते हैं, हम दूसरी कंट्री से अपना मतलब किसी से हमारा कोई टूल आ रहा है, किसी से टेक्नोलॉजी आ रही है, किसी से लेबर आ रही है, किसी से कैपिटल आ रही है, तो ऐसे मिलजुल के हम क्या करते हैं रियल लाइफ में, मतलब कोऑपरेट करते हैं और ये हमारा क्या बन जाता है, मार्केटिंग का हिस्सा बन जाता है। प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन वॉज प्रोडक्ट अडॉप्टेशन। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, ग्लोबल अप्रोच में पूरे वर्ल्ड मार्केट में सेम आइडेंटिकल प्रोडक्ट लॉन्च करना और बिना उसकी स्पेसिफिकेशन चेंज किए, इससे हाई स्केल इकोनॉमिक्स और ब्रांड कॉस्ट सेविंग मिलती है। ठीक है, जैसे एप्पल आईफोन है, पूरी दुनिया में एग्जैक्टली सेम डायमेंशन हार्डवेयर और इंटरफेस के साथ सेल किया जाता है। ये नहीं है कि इंडिया में उसका साइज छोटा बड़ा हो गया, यूएस में अलग हो गया, उसकी टेक्नोलॉजी वहाँ अलग होगी, एक ही प्रोडक्ट होता है, सब कुछ सेम होता है, हर कंट्री में वही जाता है। अडाप्टेशन होता है मल्टी डोमेस्टिक अप्रोच, फॉरेन डेस्टिनेशन के लोकल कंजम्पशन पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या होता है, रिलीजियस बिलीफ, टेस्ट है, कंप्लाइंसेस है, लॉज के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना, ट्विक करना। ठीक है, जैसे मैगडी का भी बताया था कि जब इंडिया आया तो उन्होंने ग्लोबल बीफ पोक आइटम को ड्रॉप करके क्या किया, मैकालू टिक्की और महाराजा मैक बर्गर बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे बीफ और पोक आइटम नहीं बिकता, यहाँ पे लोग ज़्यादातर वेजिटेरियन है, तो इस चीज़ की डिमांड कम होगी, तो उन्होंने जिस चीज़ की आलू टिक्की वगैरह बर्गर महाराजा बर्गर ये लोग खाते हैं, तो वेज बर्गर बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, फिर आता है इंटरनेशनल प्राइसिंग एंड प्राइस द एस्केलेशन ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो जब क्रॉस बॉर्डर शिपिंग मतलब अपनी कंट्री से क्रॉस करके दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तो टैरिफ लगता है, कस्टम लगती है, क्लियरिंग, वेरिएबल चैनल लेयर्स और शिपिंग इंश्योरेंस की क्या होती है, कम्युलेटिव लेयर्स जोड़ने से प्रोडक्ट की फाइनल कॉस्ट जो होती है ओवरसीज मार्केट में डोमेस्टिक कॉस्ट से कई गुना ज़्यादा हो जाती है। उसी क्या कहते हैं, प्राइस एस्केलेशन कहते हैं। देखो आपने सुना होगा कई बार, मतलब अगर दूसरी कंट्री से जो ये आईफोन है ये इतने महंगे होते नहीं है। ठीक है, जहाँ पे ये अगर जिस कंट्री में लॉन्च हो रहे हैं उसमें इतने महंगे नहीं है, लेकिन जब दूसरी कंट्री में जाता है कहीं टैरिफ लगता है, कहीं कस्टम लगता है, अदर टैक्सेस लगते हैं, तो उसको मिला के वो महंगा हो जाता है। कई बार कुछ चीज़ें सुना होगा ना कि कस्टम पे लिया मैंने वो चीज़, कस्टम का मतलब है जैसे उन्होंने टैक्स चोरी करके वो चीज़ लिया, तो इसलिए उसको वो सस्ती पड़ गई। जैसे है एक इकाई फर्नीचर है, पीस या क्या कहते हैं स्टारबक्स कॉफ़ी, यूएस यूरोपियन में एक क्या आता है, जेनरिक डेली रूटीन कंजप्शन आइटम माना जाता है और अफोर्डेबल प्राइसिंग पर मिलता है। लेकिन जब वही सेम आइटम ड्यूटीज, सेफ, कोल्ड चेन और क्या होता है हमारा फ्रेड्स और हाई एंड प्राइम लोकेशन प्रॉपर्टी सेटअप वैल्यूज क्रॉस करके इंडिया आता है, तो उनकी प्राइसिंग प्रीमियम स्टेट लेवल पर स्केलेट हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसे महंगी पड़ जाती है हमें। कंट्री ऑफ ओरिजिन इमेज इफेक्ट्स क्या कहते हैं, कंज्यूमर के माइंड में किसी पर्टिकुलर नेशन कंट्री की हिस्टोरिकल लिगेसी को लेकर जो स्ट्रॉन्ग क्वालिटी बेसिस, रेपुटेशन, डायनामिक परसेप्शन प्रोफाइल्स ऑटोमोबाइल ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं, वो क्या कहते हैं, कंट्री इमेज इफेक्ट कहाँ जाता है, तो यही इंटरनेशनल ट्रेड सेल्स कन्वर्जन में एसिलेटर के काम करता है, के लिए काम करता है। ठीक है, क्या होता है हमारा कंट्री ऑफ ओरिजिन इमेज। जैसे आप जब ब्रांड नेम के साथ लेबल पर मेड इन जर्मनी पढ़ते हैं, तो आप प्रीमियम प्राइस देने को रेडी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की रिवर्स इंजीनियरिंग पर ब्लाइंड ट्रस्ट है, जिसे क्या कहते हैं हम,
मर्सिडीज बेंज सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के लिए जैसे ताइवान, जापान, और लग्जरी परफ्यूम के लिए मेड इन फ्रांस फॉर डायनेमिक रिकॉल कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग लूप को इंस्टेंटली ऑप्टिमाइज कर देता है। जैसे आप आजकल सुना होगा कि मतलब हम कोई भी कपड़ा लेने जाते हैं, सर ये कोरिया का है, ये कोरियन कोट पैंट है, ये कोरियन पैंट है, ये कोरियन टॉप है, ये है, तो हम क्या सोचते हैं कि हाँ भाई ये तो वहाँ का है, तो महंगा ही होगा, ठीक है। तो हम उस नाम से हम उस चीज़ को महंगी ले लेते हैं, हालांकि चाहे वो महंगी हो या ना हो। इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन क्या कहती है कि कौन से पूरी ग्लोबल पॉपुलेशन को क्रॉस बॉर्डर क्लस्टर में डिवाइड करना जो ज्योग्राफिकल पैरामीटर से ऊपर उठकर एक जैसा कंज्यूमर बिहेवियर ट्रेड्स, बाइंग कैपेसिटी, होमोजीनियस लाइफस्टाइल पैटर्न एग्जिबिट करना होता है, करते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि जैसे सेगमेंटेशन वेरिएबल है, तो ये किस क्या क्या होते हैं हमारे इसमें, जियोग्राफिक होता है, डेमोग्राफिक होता है, इनकम एज होता है, और क्या होता है हमारा, साइकोग्राफिक होता है, प्रीमियम वर्स वैल्यू लाइफस्टाइल कल्चर क्लस्टर होता है, ठीक है। तो रियल लाइफ में देखें तो जैसे नेटफ्लिक्स या स्पॉटिफाई है, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन को एक स्टैंडर्ड मॉडल में ट्रीट नहीं करते, क्योंकि उन्होंने पूरे ग्लोबल मार्केट को डिवाइड किया हुआ है। जैसे रिच वेस्टर्न नेशन के लिए हाई टायर हाई फिडेलिटी फैमिली शेयरिंग कॉन्फ़िगरेशन है, जिसकी प्राइस सेंसिटिव साउथ ईस्ट एशिया मार्केट में जैसे इंडिया इंडोनेशिया के लिए पॉकेट फ्रेंडली है, हाइपर लोकलाइज्ड के लिए कंपनी ओनली कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट किया हुआ है। मतलब जो कंपनी भाई, जो कंट्री खूब पैसा कमाती है, जिसमें पैसे की वैल्यू ज़्यादा है, महंगी है, तो वहाँ पे वो यहाँ के जैसे इंडिया की अगर रुपीज़ की वैल्यू कम है, ठीक है, यूएस डॉलर की ज़्यादा है, तो अगर हम नेटफ्लिक्स या स्पॉटिफाई लेंगे तो हम दोनों को सेम रेट पे नहीं मिलेगा, वहाँ पे ज़्यादा रेट में मिलेगा, यहाँ पे कम रेट में मिलेगा। इनकम जहाँ पे जैसे लोगों की इनकम होती है उसके अकॉर्डिंग ये सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। मैक्रो मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्लस्टर ऑफ द लीगल रिस्क, इसमें क्या होता है कि फॉरेन मार्केट में उतरने पर मैक्रो वेरिएबल कंप्लीटली अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो अपनी कंट्री के अंदर कंट्री के लोग हैं तो वो एक तरफ से हैंडल करना ईजी होता है, लेकिन जब दूसरी कंट्री में चला जाता है ना, तो वो चीज़ें अनकंट्रोलेबल होने स्टार्ट हो जाती है। इनमें सबसे डायनेमिक वेरिएबल्स होता है कि कल्चरल शॉक, इसके बाद भाषा, साइन और वैल्यू का क्रैश होना, और लीगल टैरिफ कंप्लाइंसेस रूल को बदलना। मतलब बहुत सारी चीज़ें आती है कि किसी की लैंग्वेज कैसी होती है, किसी की करेंसीज कैसी होती है, अलग होती है, वहाँ पे कल्चर कैसा है, वहाँ पे क्या टैरिफ लगता है, क्या कस्टम ड्यूटी लगती है, क्या टैक्स रेट वगैरह। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है हमें बड़े लेवल पर, मैक्रो लेवल पर करने में। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल लिए तो ग्लोबल प्रमोशन फेल्स कब होता है, जब पेप्सी ने अपना कोर मार्केटिंग स्लोगन यूएस मार्केट में डायरेक्ट ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर डिप्लॉय किया, तो कम अलाइव विद द पेप्सी जनरेशन। तो जब मेनलैंड चाइना की लैंग्वेज इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ तो उसका लोकल लिटल ट्रांजेक्शन हो गया कि पेप्सी ब्रिंग्स यूर डेड एंसेस्टर बैक फ्रॉम द ग्रेव, ठीक है। तो इस कैटास्ट्रोफिक कल्चरल ट्रांसलेशन एरर की वजह से पेप्सी को बड़ी बैकलैश और हैवी कमर्शियल लॉसेस झेलना पड़ा, क्योंकि कुछ चीज़ों के मीनिंग क्या है, दूसरी कंट्री की लैंग्वेज में अलग निकलते हैं, उनकी लैंग्वेज अलग है। तो हो सकता है जो चीज़ वो हमें पॉजिटिव दिखा रहे हैं, हमारे फ़ायदे के लिए दिखा रहे हैं, वो चीज़ उसके लिए नुकसान के लिए हो। यही इसमें हुआ चाइना में। तो मतलब उन्होंने क्या कर दिया, इसके लिए बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ा था पेप्सी को, और फिर उसको बाद में अपना ये स्लोगन चेंज करना पड़ा था। इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मतलब और फैक्ट्री एज अ क्या होता है, डेस्टिनेशन कंट्री के टारगेट यूज़र तक कंपोनेंट ट्रांसफ़र करने का स्ट्रक्चर चैनल ऑप्टिमाइजेशन डिमांड करते हैं। इनडायरेक्ट चैनल टोपोलॉजी मैन्युफैक्चर क्या होता है, एक्सपोर्ट एजेंट, ईएमसी, होलसेलर, इंपोर्टर, फॉरेन रिटेलर एंड यूज़र, लो कैपिटल डिप्लॉयमेंट, जीरो स्ट्रेटेजिक मार्केट कंट्रोल, ठीक है। ये आता है हमारा इनडायरेक्ट चैनल में। डायरेक्ट में आता है मैन्युफैक्चरर, ओन ओवरसीज सब्सिडीज ब्रांचेस, सब्सिडरी ब्रांच, और डायरेक्ट एंड यूज़र, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, टोटल प्राइसिंग, पावर कंट्रोल, ये सब आता है डायरेक्ट में। जैसे स्मॉल स्केल पर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स मर्चेंट हाउसेस पर क्या करते हैं, रैली करते हैं कि इनडायरेक्ट, जबकि टेस्ला बिना किसी लोकल क्या होता है इंटरमीडियरी डीलर के नेटवर्क को डायरेक्ट फॉरेन कंट्रीज में एब्सोल्यूट कंट्रोल वाले सेल्फ ओन डिलीवरी सेंट्रल सेटअप करता है। तो वो क्या होता है, डायरेक्ट टोपोलॉजी। जब हम क्या होता है
मतलब कोई कंट्री डायरेक्ट कर रही है खुद, मतलब बिना किसी नेटवर्क के, तो वो डायरेक्ट हो जाता है, और इनडायरेक्टली किसी के थ्रू कराती है तो वो इनडायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे 10 टॉपिक थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। देखो ये टॉपिक ये नहीं है कि ये 2 मार्क्स से लेकर 20 मार्क्स तक क्वेश्चन इनमें से बन सकते हैं, पर हमें मेन उस चीज़ का, क्वेश्चन का पहले मीनिंग तो पता हो, उस टॉपिक का मीनिंग तो पता हो। अगर हमें बना के भी लिखना पड़े तो मीनिंग पता होना चाहिए ना, तभी तो हम बना के लिख पाएंगे ना। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी। अगर आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। गाइज मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, अगर आप मेरे को सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं फिर यहीं पे वीडियो बनाना बंद कर दूँगी, क्योंकि मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मुझे क्या है, मोटिवेशन नहीं मिलेगा। मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो फिर मैं क्या ही वीडियो बनाऊँगी। अगर मोटिवेशन मिलेगा तो मैं डे बाय डे बेटर से बेटर कंटेंट रेडी करके आपको दूंगी, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आगे भी एग्ज़ाम आएंगे उसमें भी हेल्पफुल होगा। तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना और चैनल को सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच।